Today, this is the third class. Uh, we will be starting with one new topic in today's class, and the topic is law of returns to scale and its types with diagram. आज हम लोग लॉन्ग रन में मूव कर रहे हैं. ठीक, हमने लास्ट डे तक शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा था. आज हम लॉन्ग रन में मूव करेंगे. तो ये प्रोडक्शन का लॉन्ग रन है. जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास ही बताया था दैट व्हाट वी मीन बाय लॉन्ग रन. ठीक, तो हम उनके बारे में जानेंगे कि लॉन्ग रन क्या होता है and why in production function long run plays a most important role. Let me tell you one thing, that it has been said by some of the famous economists that long run is a myth. जैसे अच्छे दिन के बारे में हम बात करते हैं, तो उसी तरह से हम लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं. लोग कहते हैं कि एक समय आएगा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा. दिस इज एन एक्सपेक्टेशन. इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन कभी फेस करने की बात नहीं करता. उसे बताता है कि एक समय है. जैसे हमने स्वर्ग के बारे में, हेवन के बारे में सुना है कि एक अच्छी सी जगह होती है, किसी ने आज तक देखा नहीं. उसी तरह से लॉन्ग रन के बारे में बात कर. क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, थोड़ी देर में आप समझोगे. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लॉन्ग रन होता क्या है, किसे कहते हैं लॉन्ग रन. तो चलिए हम पहले कुछ चीजें देख लेते हैं लॉन्ग रन के बारे में. सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट वी मीन बाय द टर्म लॉन्ग रन. मैंने आपको बताया था दैट लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड. कीप ऑन नोटिंग दिस नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको नोट डाउन करते रहना है. लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन इज अ टाइम पीरियड where a firm is in a position to alter all its factor inputs. मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे एक फर्म अपने सारे फैक्टर इनपुट्स को बदल सकता है. इसका मतलब दैट इज all factors of production becomes variable. That means in this situation we know that output quantity of x will be shown as a function of L comma K without giving any bar on any of the factor of production. इसके कारण क्या होगा कि जब मैं लॉन्ग रन में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करूंगा तो इस टाइम मैं सिर्फ टीपी लिखूंगा, एपी लिखूंगा एंड एमपी लिखूंगा. मतलब दिस टाइम मैं वो बेस में एल नहीं लिख रहा. इसका मतलब ये भी है कि दिस टाइम मैं टीपी एपी एमपी को विथ रेफरेंस टू लेबर डिस्क्राइब नहीं कर रहा या एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ये बात क्लियर है आपको? हमने शायद शॉर्ट रन में देखा था, मैंने इसे लिखा था टीपी को दैट इट्स अ समेशन ऑफ एमपीएल, बट मैं इस बार लिखूंगा एमपी. कहाँ? वन से स्टार्ट होगा अप टू एमपी एनथ. इन द सेम वे मैं एपी को क्या लिखूंगा? इट्स टोटल टीपी बाय क्वांटिटी ऑफ इनपुट क्यूआई. एमपीएल कैसे लिखूंगा? चेंज इन टीपी बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट. क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार आउटपुट is generated with the effort or with the joint effort of both the factor inputs. इसे हम लॉन्ग रन कहते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमने जो नोट्स बनाए थे उसमें हम किस तरह से मूव ऑन करेंगे.
चलिए देखते हैं। हमने देखा था, हमने लिखा है rather, if a firm changes all its inputs, मैंने कहा ना सारे inputs वेरिएबल है, in the same proportion, proportion मतलब ratio, then we can say that the firm is changing its scale of production, वो अपने प्रोडक्शन स्केल को बदल रहा है. The study of change in output following the change in scale of production is the result of law of returns to scale. अब यहाँ पे एक चीज आती है, लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं. लोगों को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में डिफरेंस समझ में नहीं आता. क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, वो और ये लॉ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन. नाउ एक वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन इस एरिया से ये है, एक बार सीपीटी एग्जाम में पूछा गया, दैट डू यू थिंक दैट लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर is a part of law of returns to scale? I said yes. अपने का कैसे? Because छोटे छोटे लॉन्ग रन, जैसे मान लो मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन जो होता है, a day, it is divided into certain hours. A day can be defined as a summation of 24 hours. That means in the same way I can say that a long run is a summation of different types of short run period. तो हर लॉन्ग रन में शॉर्ट रन का समेशन होता है, बट थोड़ा अलग होता है. अलग मतलब लॉन्ग रन के पास डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि उसने आपको अपने आप को समेशन ऑफ शॉर्ट रन से ऊपर उठा लिया, या कुछ अलग लेवल पे लेके गए अपने आप को. तो हम वही सीखने वाले हैं यहाँ पर. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम क्या कह रहे थे. वी सेड दैट अ फर्म कैन चेंज इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन सिर्फ तब, ओनली इफ, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, only if of a sufficient long time is allowed. Now लोगों को ऐसा लगता है लॉन्ग टाइम कितना, 10 साल, 20 साल, 25 साल. मैंने बोला ऐसा कहीं डिफाइंड है ही नहीं. ऑल्दो इसका नाम लॉन्ग टाइम है या लॉन्ग पीरियड है, बट कभी भी इसको समय के बेसिस पे डिफाइन नहीं किया गया. इट फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ बिजनेस दिस लॉन्ग पीरियड कैन बी ऑफ 40 years, and for certain class of business this long run can be 5 years. ठीक. Thus law of returns to scale subjected, it's a subject matter of long run. जैसे मैंने कहा ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का सब्जेक्ट मैटर है. आपको इन चीजों को कॉपी करना है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल explains proportional change in output with respect to proportional change in input. मतलब इनपुट में चेंजेस होने से आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है. तो इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल states that when there is a proportional change in the output or amount of input, what is the behavior or the change in the output. That means what I am saying, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमें ये बताता है कि इनपुट में प्रोपोर्शनेट चेंज होने से आउटपुट किस तरह से बिहेव करता है. हमें ये सीखना है. क्लियर. मैं ये नहीं कह रहा कि वेरिएबल इनपुट में चेंजेस होने से both the inputs will change. The degree of change in output varies. That means it can be greater than, it can be equal to, or it can be less than. You can read in other way too. Less than something, equal to something and greater than something. मतलब तीनों variations होंगे. किससे? Change in amount of input. That means there can be situations when percentage change will be less than, क्या कहा मैंने, परसेंटेज चेंज इन इनपुट. जस्ट सी एंड नोट दिस पार्ट. यहीं से हमें तीन टाइप मिलेंगे यहाँ के, इनपुट और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट में क्या रिलेशन हो सकता है.
Just note this. Now just see. This can be, or the percentage change in input can be greater than percentage change in output. It can be equal to, and the third change. हम इसे एक साथ में इस तरह से लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द थ्री एज दिस, हम तीनों को एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये कैसे होगा वो मैं देखूंगा. इसका मतलब यहाँ पे तीन वेरिएशन होंगे. एक, जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट आउटपुट से ज्यादा होगा, जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट और आउटपुट बराबर होगा, जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, मतलब आउटपुट पे ज्यादा फर्क पड़ेगा. ठीक, तो हमने ये लिखा, इट कैन बी इन लार्जर प्रोपोर्शन, it can be in same proportion, or it can be in the smaller proportion. That means the proportion may change. Now on this basis we have divided or classified this into three categories. हमने law of returns to scale को तीन पार्ट में डिवाइड किया. अब ये तीन पार्ट्स कौन से हैं करेंगे, तो चलिए देखते हैं. द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पॉपुलरली नोन एज प्यार से, मतलब क्या कैसे कहते हैं हम इसे, प्यार से, इसे हम प्यार से IRS कहते हैं. क्लियर. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हम प्यार से CRS कहते हैं. एंड द लास्ट स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हम DRS कहते हैं. आपको याद होगा, आपने फर्स्ट एंड लास्ट तो शॉर्ट रन में भी देखा है, बट शॉर्ट रन में एक और स्टेज था नेगेटिव रिटर्न्स, जो अब नहीं है. क्यों नहीं है सर? वो क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई देयर इज नो नेगेटिव रिटर्न्स इन लॉन्ग रन. नाउ द आंसर इज दैट a firm or the owner, or rather we can say the entrepreneur, is in a situation that he can change all factor inputs. मतलब सब कुछ बदल सकता है. अब वो उस कॉन्सेप्ट में आ गया कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और सब कुछ बदल भी सकते हैं, इतना पावर भी है. तो इन केसेस में क्या होता है कि जैसे ही कोई लेबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो रिटर्न होता है ना, आउटपुट जिसे कहते हैं, दिस शोज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. तो मान लो अगर ऐसा हुआ कि आखिरी में कोई लेबर आकर आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने की जगह घटाना शुरू कर दे, मतलब वो गंदी मछली है, पानी में आई बाकी मछलियों को खराब कर दी, काम नहीं करने दे रही है, लोग मिलके पत्ते खेल रहे हैं और प्रोडक्शन फॉल करने लग रहा है. तो बीइंग अ पर्सन विद सो मच ऑफ पावर, डेफिनेटली जो ओनर होगा या मालिक होगा वो उसे लात मार के निकाल देगा और अपने पानी को थोड़ा क्लीन करेगा. जैसे मान लो एक पॉन्ड में या एक रिवर में पानी की क्लैरिटी या फिर प्योरिटी कितनी होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इफ यू हैव अ एक्वेरियम एट योर होम, आपके पास एक अगर एक्वेरियम है, तो उसकी क्लैरिटी ऑफ वाटर या उसकी प्योरिटी ऑफ वाटर इज अंडर योर कंट्रोल. तो दिस कंट्रोलिंग सिचुएशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज लॉन्ग रन. तो इसीलिए नेगेटिव रिटर्न्स कभी लॉन्ग रन में होता ही नहीं. क्लियर. नाउ विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन. मैं ये डायग्राम आपको थोड़ी देर बाद नीचे भी दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ बना रहा हूँ. एक्चुअली हमने शॉर्ट रन में देखा था दैट एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ एमपी. हमने उसे किसके प्रोस्पेक्टिव पे डिफाइन किया था? मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे. हम अभी भी कुछ ऐसा ही करेंगे. ये तीनों चीजें कैसे आती है देखिए. एमपी जीरो होता है, राइज करना शुरू करता है, reaches the peak, takes a sharp bend, and then starts decreasing. It will never be negative.
ये क्या है? दिस एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी भी मैंने बताया कि ये लॉन्ग रन में नेगेटिव क्यों नहीं होगा। इसका इस एरिया को जहां एमपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होता है, इसे हम कहते हैं आईआरएस। क्या कहते हैं हम इसे? आर एस। क्लियर? Even if you are seeing this chapter in video format, ठीक, please respond, ठीक, साथ में बोलते रहेंगे this CRS because here MP remains constant and as MP is falling in this area, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे DRS। क्लियर? क्या कहेंगे इसे हम? DRS। अब ये कैसे होता है हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, IRS। देखिए IRS कैसे समझ में आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो मैंने क्वांटिटी ऑफ इनपुट लिखी, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा L कितना है, K कितना है, ठीक, और हमें आउटपुट मिल गया O। अगर सिचुएशंस ऐसी हो कि मान लो मैं 1 यूनिट लेबर यूज करता था, मतलब 1 यूनिट इनपुट यूज करता था, नॉट लेबर, एंड आज मैं 2 यूनिट्स इनपुट यूज कर रहा हूँ और आउटपुट अगर ऐसा दिखे दैट with 1 unit of input we were producing 100 units, but with 2 units of input we are now producing 250. Now just check, as the input was doubled, अपने input को double किया, output is more than double। इसका मतलब percentage change in input is less than percentage change in output। आउटपुट पे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इफ द प्रोपोर्शनल चेंज in output is greater than the total change in input, the production is said to be reflected or reflects increasing returns to scale। Now for example, मैंने नीचे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया कि मान लो अगर मैंने क्वांटिटी ऑफ इनपुट को डबल कर दी और आउटपुट डबल से ज्यादा हो गया, तो उसे हम IRS कहेंगे। अब एग्जाम में यहाँ से एक बहुत अच्छा MCQ, बहुत मतलब रेदर वी कैन से कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा होंगे टीचर के पास, तो यहाँ से कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। मैंने आपसे पूछा कि मान लो इन केस ऑफ IRS इफ इनपुट इज हाफ्ड, आपने इनपुट को आधा कर दिया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट? टेक 2 मिनट टाइम, लिसन द क्वेश्चन अगेन। मैंने पूछा अगर मैं इनपुट को हाफ कर दूं, आधा, आधा मतलब हाफ वाला, हाफ की बात नहीं कर रहा, जितना भी एग्जिस्टिंग है, मान लो अगर 4 है तो 2 हो गया, 10 है तो 5 हो गया, 8 है तो 4 हो गया, मैंने उसे घटाया और पूरा आधा कर दिया, तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं समझ में आया आई थिंक बहुत लोगों को। यहाँ देखिए, मान लो अगर मैं इसे 2 से 1 कर देता हूँ, आधा हो गया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आउटपुट? आपने कहा सर आउटपुट विल बी लेस देन हाफ, आउटपुट विल बी लेस देन हाफ। देखिए 250 का आधा 125 होता है, बट वो 100 हो जाएगा। इसका मतलब जितनी रफ्तार से ये उड़ रहा था उतनी ही रफ्तार से ये गिरेगा भी। ठीक, क्लियर, समझ में आया? द डिक्रीज विल बी मोर देन हाफ, इसीलिए मैंने लिखा था परसेंटेज चेंज इन इनपुट विल बी लेस देन दैट इफेक्ट ऑन आउटपुट। Now mark this area, when there is an increase in scale of production, the average cost per unit is lower। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, हमारा एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। जब प्रोडक्टिविटी बहुत ही रफ्तार से बढ़ रही होती है तो कॉस्ट उतनी ही रफ्तार से फॉल करता है, इट्स नॉर्मल थिंग। मान लो अगर
मैं 1 यूनिट बना सकता था एक दिन में, और आज मैं 5 बनाने लगूँ एक दिन में, तो मेरा एक दिन का खर्चा बहुत ड्रास्टिकली फॉल करेगा। दैट मीन्स देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद, मतलब कॉस्ट चैप्टर पढ़ लेने के बाद समझ पाएंगे। ठीक, नाउ जस्ट सी दिस। मैं इस डायग्राम से आपको ये समझाना चाह रहा था कि किस तरह से IRS दिखाई देता है। दिस इज अ प्रोडक्ट लाइन। ठीक, आपके मतलब इन केस ऑफ फाउंडेशन और बेसिक्स आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी समझने के लिए। सपोज आई वॉज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन। मैं 1 यूनिट कैपिटल और 1 यूनिट लेबर इस्तेमाल कर रहा था, एंड आई वॉज एट 8, आई वॉज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। नाउ मैंने दोनों को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाया, मतलब दोनों को बराबर से बढ़ाया। मैंने कैपिटल को 1 से 2 कर दिया, और साइमल्टेनियसली मैंने लेबर को भी 1 से 2 कर दिया। नाउ द न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट B. See how much quantity we are producing now, 25. इसका मतलब इनपुट डबल हुआ और आउटपुट डबल से ज्यादा, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है। अब हम देख पा रहे हैं कि वो आउटपुट कितना है, 25। नाउ अगेन चेक, मैंने इसे 1 यूनिट से और बढ़ाया, तो 1 यूनिट का मतलब 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता था, और तो इसका मतलब 25 से 35 होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। बट देखिए इस बार ये कितना हो गया, 50। समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता कि ये 4 हो गया, ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे चेंज करके लिखते हैं, सपोज मैंने इसे फिर डबल किया, सपोज मैंने इसे 4 एंड इसे भी 4 कर दिया, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तब अगर ये IRS होता तो ये इम्पैक्ट 60 या 70 का होता, तो हम इसे IRS कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अब की बार इनपुट डबल हुआ 2 से 4, तो आउटपुट डबल से ज्यादा होना चाहिए। 25 का डबल 50, नाउ इट्स शोइंग 60। Now, if we join this point number A, B and C with a line, तो इसे हम प्रोडक्शन में प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लाइन। ठीक, ये प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन दिखाता है फर्म का, कि फर्म किस डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। ठीक, नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव डायग्राम जो मैंने आपको अभी भी बताया। ठीक, दिस वाज नॉट देयर, गलती से टाइप हो गया। ओके, नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, वाई IRS, मतलब IRS क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट इतनी रफ्तार से बढ़ता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सम ऑफ द फैक्टर्स कैन बी दिस, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर नंबर 1, ये कह रहा है कि देयर आर सम टेक्निकल एंड मैनेजरियल इनडिविजिबिलिटी, मतलब कुछ टेक्निक्स को या कुछ मैनेजर्स को या मैनेजरियल स्किल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मैं आधा मैनेजर आधी मशीन ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कभी कभी ये होता है कि ऑल्दो इफ अ फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स कैपेसिटी, मतलब मान लो एक मशीन की कैपेसिटी है तो 10,000 यूनिट बना सकती है, बट मेरे पास 10,000 यूनिट का ऑर्डर नहीं है, मेरे पास यूनिट का ऑर्डर है 500, तब भी मैं मशीन्स को अंडर यूटिलाइजेशन में रखता हूँ। आपने बोला हाँ, तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हो रहा है। आपने बोला हाँ। मैंने बोला अब क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने मशीन्स को ज़्यादा यूटिलाइज करूंगा, या कैपिटल को या फिर सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, तो ड्रास्टिकली मेरा आउटपुट बढ़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस implies that there are certain inputs, just mark it, certain inputs such as machines and human resource used for production process are available in fixed amount. This inputs cannot be divided, mark this word, cannot be divided to suit different level of production. For example, half मैनेजर यूज नहीं कर सकते हम। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण when an organization needs to employ minimum quantity of machine and manager, even in case of level of production is much
लेसर देन देयर कैपेसिटी, तो क्या होता है, ड्रास्टिकली जैसे ही आपकी कैपेसिटी या इनपुट्स को बढ़ाया जाएगा तो आप उस अनयूटिलाइज्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना इस्तेमाल करोगे और ड्रास्टिकली आपका आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा ये होता है कि सर लॉन्ग रन में ना स्पेशलाइजेशन आ जाता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन हो सकता है या स्पेशलाइजेशन इन मशीन्स हो सकता है, ये भी आपके स्केल ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करने का काम करती है। द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशन। आपने शायद ये पढ़ा होगा कि एक डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से ये लिखा गया था कि जब हम किसी भी रूम का लेंथ और उसके ब्रेथ को बढ़ाते हैं तो उसका एरिया गेट्स मोर देन डबल्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक रूम है विद अ डायमेंशन ऑफ, सपोज मैंने एक रूम किया है, बनाया है विथ अ लेंथ ब्रेथ ऑफ 1 और 2, ये इसका लेंथ और ब्रेथ था। नाउ इन दोनों को मैंने डबल कर दिया, मैंने रूम को थोड़ा बड़ा बनाया। दिस टाइम इट्स 4 एंड इट्स 2। नाउ चेक, इसका एरिया कितना था, अपने कहा सर 2, इसका एरिया कितना होगा, आप कहोगे सर 8। देखिए, तो ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ऐसा समझाता है कि आप जैसे ही इसे बढ़ाओगे तो आपका एरिया डबल से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सीआरएस। आपने कहा तो सर कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है। मैंने कहा कांस्टेंट रिटर्न्स का मतलब होता है कि इनपुट, फिर से देखिए, मैंने क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड टोटल प्रोडक्ट जिसे हम आउटपुट कहते हैं, मैंने वो लिख लिया। किस तरह से पता चलेगा कि ये कांस्टेंट रिटर्न्स है। मान लो मैं पहले एक इनपुट यूज करता था, आज 2 कर रहा हूं। पहले टोटल प्रोडक्ट मान लो 10 था, अब 20 है। आप कहोगे सर एमपी कैलकुलेट करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये सीआरएस है या आईआरएस है। मैंने कहा ओके, फर्स्ट वाला का एमपी तो ब्लैंक होगा, ठीक। और यू कैन राइट कि अगर इसके पहले 0 था तो हमने 0 से 1 किया तो टीपी हमारा कितना चेंज किया, 10 यूनिट से, तो आई कैन राइट दैट दिस एमपी इज 10। नाउ इट शुड बी कांस्टेंट। फिर से देखिए, हमने नेक्स्ट का 20 टीपी है, प्रीवियस वाले से माइनस करके लिखेंगे, फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। देखो ये एमपी का जो वैल्यू है ये कांस्टेंट फॉर्म में आ रहा है, 10 10 10 इस तरह से चलता रहेगा। तो इस टाइप की चीजों को हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनेट चेंज, क्या कहा मैंने, प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट रिमेन्स इक्वल। मतलब जितना इनपुट में चेंज होता है आउटपुट में भी इतना, मतलब अगर इनपुट को डबल करोगे आउटपुट डबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इनपुट को हाफ कर दूं आउटपुट भी हाफ हो जाएगा। क्लियर। अब सेम टाइप का डायग्राम मैंने फिर से यूज किया था यहाँ पे भी। इसमें आप देखिए, हम डबल करते जा रहे थे और वो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में चल रहा था। Clear, you can draw this diagram, you can pause this video and you can draw this, and the explanation relating is just below. You just cut this part, it's not T, it should be plus. Okay, now DRS का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अब MP फॉल करेगा। क्या होगा, MP फॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या इफेक्ट दिखाएगा। सपोज मैं 1 यूनिट्स यूज करता था, आज मैं 2 यूनिट्स यूज कर रहा हूँ। अगर ये DRS होता तो ये किस तरह से काम करता, सपोज 10, TP will definitely increase but at a decreasing rate.
इसका मतलब in this case MP will be shown as 10, then 8. That means DRS is a situation where proportionate change in output is less than proportionate change in input. That means अगर आपने inputs को double किया, output will be less than double. इसका मतलब अगर मैं input को half कर दूं, अगर मैं reverse order में लेके जाऊं और input को अगर half कर दूं, तो output will be more than half. Output will be more than half. याद रखिएगा, पॉइंट्स बोलकर नीचे ऐड करते रहिए. Finally, this is this diagram has been copied. I'll leave it. So what we can see that diminishing returns to scale क्यों होता है? It generally happens due to diseconomies of scale, मतलब disadvantages, which arises because of managerial inefficiency. Generally, managerial inefficiency takes place in large scale organization, जहाँ गलतियाँ होती है. ठीक, एग्जाम्पल दिया मैंने, कोल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ माइनिंग प्लांट्स but cannot increase output due to limited coal reserves. मतलब आप नंबर ऑफ आपका मान लो एक माइनिंग कंपनी है, तो आप माइनिंग प्लांट बढ़ा सकते हो, मतलब 4 माइनिंग प्लांट यहाँ खरीद लिए, 2 वहाँ, 6 वहाँ, बट आपके पास जो टोटल कोल होगा ना, जो आप कोल एक्सट्रैक्ट करोगे, आप उसे कभी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर रहता है, जिसे हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. ये दो कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एडवांटेजेस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के फायदे. और जब आप बड़े हो जाते हो, जैसे मान लो अगर कोई इंसान लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बहुत भारी सा है, खाली जैसा, तो उसे एडवांटेज है. बोले क्यों सर? रास्ते में चलेगा, 2-3 लोग उस पे उसे घेर भी लेना, तो वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से उन लोगों को आराम से पटक सकता है. तो आपने कहा सर नुकसान भी है क्या लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होने का? मैंने बोला डेफिनेटली है, क्योंकि उतना बड़ा शरीर होता है, जब आप थोड़े वीक हो जाते हो तो प्रॉब्लम्स होने लगती है, बोन्स कमजोर हो जाते हैं. अगर खाली को आप गिरा दो तो उसे उठने में समय लगेगा. तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एडवांटेजेस, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस. अब ये एडवांटेजेस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. मान लो, कैसे समझाऊं? एडवांटेजेस इंटरनल हो सकते हैं. मान लो आप एग्जाम में पढ़ कर गए और आपको सारे आंसर्स आते थे, एडवांटेजेस पढ़ने का. एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो सकती है, आप एग्जाम में गए, आपका दोस्त सब कुछ पढ़ के आया था, आपको फायदा हो गया, बट थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंट, तो उसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. उसी तरह से डिसइकोनॉमीज भी दो होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जैसे पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं, मतलब खुद नहीं पी रहे, कोई दूसरा बगल में खड़ो के पी रहा है, तो उन्हें जो डैमेज होता है, दैट्स एन एक्सटर्नल डिसएडवांटेज. एंड जो स्मोकर होते हैं, उन्हें अपना डिसएडवांटेज खुद का होता है, तो उसे हम इंटरनल डिसइकोनॉमीज कह सकते हैं. ठीक. नाउ फाइनली, दिस इज अ टेबल that entirely shows the distribution in case of total product and how ये जो change in rate लिखा है ना, this is nothing but MP. This is what? This is MP. You can write this column as MP and copy this. Now see, in this area MP is continuously increasing, इसलिए हमने इसे IRS का नाम दिया. यहाँ the value of MP is constant, हमने इसे constant returns कहा. Now the value of MP starts decreasing, तो इसे हम DRS कह सकते हैं. अब एक फेमस क्वेश्चन है इस एरिया से, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है टीचर्स के थ्रू. विच इज द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन लॉन्ग रन? अगेन विल से DRS is stage 3. In case of short run, it was again DRS, but at stage 2. In case of long run, it is again DRS, but this time at stage number 3. You asked why? Because at DRS, the TP, total product, is maximum, and this was the objective
of producer to produce maximum amount of output. Clear? And this is the reason why a firm settles under DRS, not under IRS. जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, this is that. Clear? So we'll take up some more topics in the next class. This was the last class on theory of production. Thank you.